हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ कॉस्ट कर्व्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अच्छा, कॉस्ट कर्व्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें अपने दिमाग में एक सीन सोचना है जिसमें हम एक स्वेटर इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि आप स्वेटर्स बनाओ। अब स्वेटर्स बनाने से पहले आपको क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए, फिर आपको मशीनें चाहिए, फिर आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो ये सारा जो खर्चा आपने किया ये क्या है? आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट शुरू में ज़ीरो होता है, पर जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर्स बनाते जाओगे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद आता है आपका टोटल कॉस्ट कर्व। ना टोटल कॉस्ट कर्व क्या है? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का सम होता है, यानी इन दोनों को जमा करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट बन जाता है। अब हम फर्म्स के डिसीजंस की बात करते हैं। एक फर्म कोई भी डिसीजन लेती है दो तरह से। एक होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या टाइम पीरियड है? ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम अज्यूम करते हैं क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है? सिर्फ लेबर वेरिएबल होता है, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके कॉन्स्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास आता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या है? क्वांटिटी इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। इनको हम ये सारे चेंज हो सकते हैं। हम अपनी फैक्ट्री को क्या न्यू मर्जिंग एंड टेकिंग ओवर कर सकते हैं, हम न्यू प्लांट्स को मशीनरी हायर कर सकते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो वो सारे डिसीजंस क्या शो करते हैं? लॉन्ग रन को शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम निटिंग मशीन्स की बात कर रहे हैं। पहली निटिंग मशीन है, उसका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व हमने बना लिया। अब ये यू शेप्ड है। ये यू शेप्ड क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बिल्डिंग चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, मशीनें चाहिए, तो इन सब का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होगा और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। चाहे आप 5 आइटम्स प्रोड्यूस करो या 5 मिलियन प्रोड्यूस करो, वो सेम रहेगा। तो आपने देखा कि शुरू में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पर आइटम जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर ख़र्चा जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका टोटल कॉस्ट शुरू में बहुत हाई होता है। फिर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाएंगे आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगी और उसके बाद दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब हम दूसरी निटिंग मशीन को देखते हैं। उसका टोटल कॉस्ट कर्व आपने देखा कि एवरेज टोटल कॉस्ट 1 से डिक्रीज़ है, यानी कि कम है। इट मीन्स मोर एफिशिएंट है। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आपने थर्ड मशीन का देखा, फिर आपने फोर्थ मशीन का भी देख लिया। अब आपने क्या करना है? हमने अज्यूम करना है कि हम 13 स्वेटर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब आप देखें 13 स्वेटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए एवरेज टोटल कॉस्ट 4 यानी कि 4 प्लांट जो है वो 9.50 कॉस्ट दे रहा है, और जो एवरेज टोटल कॉस्ट 2 है, मींस प्लांट 2 है, वो आपको कॉस्ट दे रहा है 6.80, और एवरेज टोटल कॉस्ट 1 यानी कि प्लांट 1 जो है वो आपको कॉस्ट दे रहा है 7.69। तो यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट आपको कौन सा नज़र आ रहा है? प्लांट 2 नज़र आ रहा है, मशीनरी 2। अच्छा, अब हमने देखा कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एक्चुअली सम ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स होता है, यानी कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो हमने पढ़े मशीन ए, मशीन 1, 2, 3, 4, तो उन सब के जो मिनिमम पॉइंट्स होंगे आपने उनको हाईलाइट कर लेना है, और इन मिनिमम पॉइंट्स को जब आपस में आप जोड़ लेते हो तो वो बन जाता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो आप क्या कहोगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ द सम ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। फिर आता है आपके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वो होता है हर वो चीज़ जो आपके बिज़नेस को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे और आपकी पर यूनिट कॉस्ट को कम करती जाए, उन सब चीज़ों को उन सब फैक्टर्स को हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बोलते हैं। और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वो होता है हर वो चीज़ जिसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो, मे बी कोई मिसमैनेजमेंट है, मे बी कोई मिसकम्युनिकेशन है, मे बी आपके कोई फाइनेंशियल लॉसेस आपको सफ़र करने पड़ रहे हैं, मे बी आप अपनी चीज़ों को टेक केयर नहीं कर पा रहे और चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, आपका रॉ मटेरियल रिसाइकल नहीं हो रहा। तो जिस तरह से भी आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंच रहा है वो सारी चीज़ें क्या होंगी? डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होंगी। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? जब हम सेम सिचुएशन पे होते हैं, ना हम लॉस की तरफ जा रहे हैं ना हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हम सही लाइन पर स्मूथ चल रहे होते हैं, तो दैट विल बी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल।
उसके बाद आता है आपका कौन सा पोर्शन है जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में होता है और कौन सा है वो डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में होता है। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वो टाइम है जब आपकी कॉस्ट कम होती जाती है हर न्यू प्रोडक्शन के साथ, और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है, हर वो चीज़ जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि कुछ मैनेजेरियल इकोनॉमीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ होती हैं, और इसके अलावा कम्युनिकेशन इकोनॉमीज़ होती हैं, और इसके अलावा रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदना चाहिए, बेस्ट आपके कौन से आपके हो सकते हैं सप्लायर। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये सारे आपके बिज़नेस को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।